Company Audit Miscellaneous Provision. This is Deepak Singh, Guest Lecturer, SPM College, NC Web, DU. Hello students, we are in the continuation of our video Company Audit. This is the fifth part of video. In this video, we will discuss about the miscellaneous provisions of Companies Act. So let's discuss the first provision. The first provision is period for which the appointment is made. The period of appointment of auditor is defined under the section 139 subsection 2 of Companies Act 2013. इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के टेन्योर के बारे में बताया गया है कि क्या पीरियड है, किस टाइम पीरियड तक के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है ऑडिटर की। तो ऑडिटर जो है, दो ऑडिटर होते हैं किसी भी कंपनी में। फर्स्ट इज एन इंडिविजुअल कैन बी एन ऑडिटर एंड सेकंड कुड बी द फर्म। या तो फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या तो इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो इन दिस केस इफ एन इंडिविजुअल एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी, इन दिस केस द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 5 ईयर। इससे ज़्यादा टाइम के लिए उसका टेन्योर नहीं होता है। 5 ईयर्स के लिए वन टाइम अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद फर्दर अगर चाहे वो उस सेम कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, तो ही कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द सेम कंपनी इन विच ही वॉज ऑलरेडी एन ऑडिटर। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन केस ऑफ द फर्म के केस में जो ये टेन्योर है, टेन्योर 5 ईयर्स का ही होता है, बट ये टेन्योर 2 टाइम्स के लिए हो जाता है। इन केस ऑफ द फर्म, अगर फर्म कंपनी की ऑडिटर है तो उस केस में टेन्योर 5 ईयर्स का टेन्योर होगा, बट वो दैट विल बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स। मीन्स कि ऑडिटर इन केस ऑफ फर्म वो 10 साल के लिए किसी कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं। अगर 5 ईयर्स के लिए एक टेन्योर में बने एंड सेकेंड टर्म में वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं सेम कंपनी के अंदर। बट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, वो सिर्फ एक ही बार कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, सेकेंड टाइम नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑडिटर की, तो फर्स्ट ऑडिटर जो है उसका जो टेन्योर होता है, उसका टाइम पीरियड जो होता है, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। जो कंपनी की पहली एजीएम होती है वहीं तक फर्स्ट ऑडिटर का टाइम पीरियड होता है। और इस वाले में हम जिस ऑडिटर की बात कर रहे हैं ये सब्सीक्वेंट ऑडिटर है। और सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स वो होते हैं जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, दे आर नोन एज द सब्सीक्वेंट ऑडिटर। तो यहाँ पे हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट, जो टाइम पीरियड है इस इंडिविजुअल और फर्म का 5 ईयर्स और 10 ईयर्स इन केस ऑफ द फर्म, तो ये कितने साल बाद सेम कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से वो सेम कंपनी में सेम ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। बट इन केस ऑफ एन फर्म, अगर कोई फर्म है तो उस केस में भी वो सेम कंपनी में, जिस कंपनी में वो ऑडिटर थे, 10 साल तक वो अपॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम उस कंपनी में। उसके बाद चाहे थर्ड टाइम तो वो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। थर्ड टाइम के लिए उनको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म, चाहे वो फर्म हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, दोनों को ही 5 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा सेम कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद, ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, आफ्टर फुलफिलिंग दिस 2 कंडीशंस। I hope that will be clear. Moving to the second provision. Second provision is relating to the remuneration. Remuneration of an auditor. Remuneration means fee. कि एक ऑडिटर जो है अपॉइंट करता है बोर्ड, और फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करता है और सेकंड ऑडिटर जो अपॉइंट होते हैं वो शेयर होल्डर्स करते हैं इन जनरल मीटिंग। तो उनका जो रेमुनरेशन है वो भी फिक्स कौन करता है? शेयर होल्डर्स ही करते हैं इन जनरल मीटिंग। और कुछ अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था, पब्लिक कंपनी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है वो कैग के थ्रू भी होती है। तो जो कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर ये अपॉइंटमेंट करता है, उसकी भी रेम्यूनरेशन फिक्स होती है इन दी जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। सो लेट्स डिस्कस द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है जनरल मीटिंग के अंदर। और रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? रेम्यूनरेशन के अंदर वो सभी चीज़ इंक्लूड होगी जो कंपनी पे करेगी। कंपनी पे करेगी टू द ऑडिटर फॉर देयर एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी ऑडिटर को उसके एक्सपेंसेस मीट करने के लिए अगर पेमेंट करती है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। इन द सेम मैनर ऑडिटर में रिसीव सेपरेट रेम्यूनरेशन। अगर ऑडिटर चाहता है तो वो एक सेपरेट से रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ऑडिटर को एक अलग से कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी अदर देन द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करने के अलावा अगर सपोज़ करो कंपनी में कुछ इनकम टैक्स को लेके इशू आता है और जो ऑडिटर है कंपनी का, कुछ वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कंपनीज़ को, तो उसके लिए वो अलग से फीस और रेम्यूनरेशन चार्ज कर सकते हैं।
तो चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, उस केस को अगर रिजॉल्व करता है ऑडिटर, तो उसके लिए वो अलग से फीस और रेमुनेशन रिसीव कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द रेमुनेशन पेड एट द पोजीशन ऑफ द ऑडिटर। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, यानी कि ऑडिटर के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए और पे करता है कंपनी, तो उस केस में वो एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं उसके रेमुनेशन के अंदर। बट ऑडिटर जो है एक सेपरेट रेमुनेशन रिसीव कर सकता है अगर वो कुछ अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि वो ड्यूटी नहीं है ऑडिटर की। वो अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटीज़ अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है क्लाइंट को, कंपनी को, तो उसके लिए वो सेपरेट रेमुनेशन रिसीव कर सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट द लिमिट फॉर रेमुनरेशन, कि रेमुनरेशन की लिमिट कितनी होगी। इट इज़ डिफाइंड अंडर द सेक्शन 226 सबसेक्शन 3A, सबसेक्शन 3A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें लिमिट फॉर रेमुनरेशन डिफाइंड है। इसमें जो रेमुनरेशन है, द रेमुनरेशन टू एन ऑडिटर फ्रॉम अ कंपनी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ हिज टोटल इनकम इन एनी फाइनेंशियल ईयर। सपोज करो अगर ऑडिटर किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ 100% अगर रेमुनरेशन रिसीव कर रहा है, क्योंकि ऑडिटर जो है सिर्फ एक काम नहीं करते, डिफरेंट कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो अगर 100% रेमुनरेशन रिसीव कर रहे हैं तो वो उसकी जो फीस होगी, रेमुनरेशन होगी, वो मैक्सिमम 25% होगी फ्रॉम द क्लाइंट, उस जो कंपनी है। तो उसके टोटल रेमुनरेशन का 25% से अधिक रेमुनरेशन नहीं होगा ऑडिटर का। दैट इज द लिमिट ऑन द रेमुनरेशन। नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन इज रिलेटिंग टू द रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर को कब कब रिमूव किया जा सकता है और रिज़ाइन कब कब करेगा वो। तो रिमूवल के लिए अगर ऑडिटर को रिमूव करना है, मींस कि कंपनी जो क्लाइंट है वो उस ऑडिटर को रिमूव करना चाहती है, हटाना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी को सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है कि फर्स्ट द क्लाइंट मीन्स द कंपनी हैज़ टू get approval from central government that we are going to remove this auditor। वो अप्रूवल लेने के बाद कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, मीन्स कि एक वोटिंग होगा। वोटिंग में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ओनली देन द ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। तो यानी कि ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी सेक्शन 139 के अंदर हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट, तो ये अपॉइंटमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग दी स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अबाउट द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। नाउ टॉक अबाउट द रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन की बात करें तो अगर कोई भी ऑडिटर चाहे तो कंपनी से रिज़ाइन दे सकता है। यहाँ पे वेरियस रीज़न होते हैं रिज़ाइन देने का, कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, कुछ प्रोफेशनल रीज़न भी हो सकता है। लाइक अगर वो ज़्यादा परेशान है ऑडिटर क्लाइंट से, अपने कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गया है वो, तो ही कैन रिज़ाइन। तो रिज़ाइन करने के लिए जो ऑडिटर है उसको एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर और कंपनी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है दैट इज़ द पीरियड ऑफ 30 डेज। विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑडिटर जो रिज़ाइन करना चाहता है उसको, और ये जो 30 पीरियड का डेज है ये फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन है, यानी कि जिस डेट को रिज़ाइन करना चाहता है उससे 30 डेज बिफोर, 30 डेज पहले ही वो क्या करेगा, कंपनी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा। यानी कि एक सेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म में एक एप्लीकेशन देगा कंपनी रजिस्ट्रार को कि आई एम गोइंग टू रिज़ाइन। ये होगा बिफोर द 30 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। और सेम टाइम पे ही वो कैग को भी इंडिकेट करेगा। कैग मीन्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कंपनी रजिस्ट्रार को तो करेगा प्लस वो कैग को भी इन्फॉर्म करेगा अबाउट देयर रेजिग्नेशन और इंडिकेटिंग द रीज़न। जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रीज़न भी इंडिकेट होगा कि क्यों रिज़ाइन करना चाहते हो, तो उस रीज़न में और रीज़न होगा और अदर फैक्ट्स एज में बी रेलेवेंट विद द रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन। यानी कि चाहे कोई रीज़न हो या फिर कुछ भी फैक्ट हो जिसलिए वो रिज़ाइन देना चाहता है वो इसमें कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म डिस्कस की दैट इज़ कंपनी रजिस्ट्रार। तो मैं एक बताता हूँ कंपनी रजिस्ट्रार क्या होता है। कंपनी रजिस्ट्रार जो होती है इंडियन MCA इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। आपने सुना होगा नाम MCA का। MCA हेयर इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है दिस इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन एन ऑफिस अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर एक ऑफिस बना होता है जो डील करता है इन सब चीज़ों के, यानी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में।
तो एक तरह से कंपनी रजिस्ट्रार जो है एमसीए के अंदर आती है। एमसीए मीन्स कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, जो कंट्रोल करती है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो डिफाइंड है उन सभी वर्क्स को ये रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन इज सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। इट इज डिफाइंड इन दी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एंड क्लॉज जी। इसको हम ऐसे रेट करते हैं कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141। इसको ऐसे रेट किया जाता है। तो इसके अंदर डिफाइन है सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, यानी कि एक टाइम पे एक ऑडिटर कितने अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, लिमिट कितनी लगी हुई है। तो यहाँ पे जनरली जो लिमिट है वो दैट इज़ 20, यानी कि एक ऑडिटर एक टाइम पे मैक्सिमम 20 कंपनीज के ऑडिटर हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है मैक्सिमम। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो जो है 20 कंपनीज का मैक्सिमम ऑडिटर हो सकता है एक टाइम पे। इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्म, क्योंकि फर्म भी ऑडिटर होते हैं और उस फर्म में 3 पार्टनर अगर हैं, तो फर्म में 3 पार्टनर हैं तो हमें पता है कि इंडिविजुअल को 20 कंपनीज में ऑडिट करने का राइट्स होता है। तो अगर 3 पार्टनर है तो 20 × 3 = 60, यानी कि वो फर्म जिसमें 3 पार्टनर हैं वो एक टाइम पे मैक्सिमम 60 कंपनीज के अकाउंट्स ऑडिट कर सकती हैं इन द सेम टाइम पीरियड। तो जब ये हम काउंट करते हैं 20 कंपनीज के अकाउंट्स के ऑडिट और 60 कंपनीज के अकाउंट्स के ऑडिट, तो इसमें कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड किया जाता है। वो कुछ कंपनीज वो हैं फर्स्ट कंपनीज जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे, मीन्स कि वाइल कैलकुलेटिंग दिस लिमिट हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो कंपनीज है, फर्स्ट इज 1% कंपनी। अगर 1% कंपनी के ऑडिटर हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, दैट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम लिमिट दैट इज 20। एंड सेकेंड इज एनी स्मॉल कंपनी, कोई भी स्मॉल कंपनी है तो उसके ऑडिटर को भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो स्मॉल कंपनी मीन्स यहाँ पे होता है ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख हो एंड टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ हो। एंड थर्ड इज डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट कैरीज आउट नो बिजनेस एक्टिविटीज इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है बट कुछ टाइम पीरियड के लिए उसने अपनी एक्टिविटीज़, अपना बिजनेस का काम जो है वो रोक दिया है, तो उसे हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी। यानी कि रजिस्टर्ड है, कंपनी है, बट दैट इज़ नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में अपने सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ बंद कर रखी हैं, दैट इज़ नॉट द डोरमेंट कंपनी। एंड फोर्थ इज द प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो, लेस देन 100 करोड़ हो, तो उसका भी ऑडिटर अगर होता है ऑडिटर तो वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोविजन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। यानी कि अगर कोई भी कंपनी हो चाहे ऑडिटर हो, जो जितने भी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में, अगर कोई भी रूल्स कॉन्ट्रावेन होते हैं, मीन्स कि अगर वो फॉलो नहीं होते हैं वो रूल्स, तो उसके लिए पनिशमेंट डिफाइंड है अंडर सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट हम बात करेंगे इन केस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी उस रूल्स को फॉलो नहीं करती है उस सेक्शन में जो आर्टिकल्स में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर कोई प्रोविज़न इन सेक्शन 139 टू सेक्शन 146 इज कॉन्ट्रावेन, इट मीन्स कि एनी प्रोविज़न अंडर सेक्शन 139 टू 146 इज कॉन्ट्रावेंट, तो उस केस में कंपनीज़ के ऊपर क्या पेनाल्टीज होंगी? कंपनीज़ के ऊपर ये पेनाल्टी होगी, कंपनी को देना पड़ेगा फाइन विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 विच में एक्सटेंड टू ₹5 लाख। हेयर जो फाइन होगा कंपनी के ऊपर वो 25,000 से लेके 5 लाख तक के बीच में हो सकता है फाइन। अगर ये जो कॉन्ट्रावेन हुआ है प्रोविजंस, इसमें कुछ कंपनी के ऑफिसर्स अगर पाए जाते हैं डिफ़ॉल्ट, कि कंपनी के ऑफिसर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए अपार्ट फ्रॉम द कंपनी, कि कंपनी के ऑफिसर्स की वजह से ये कॉन्ट्रावेन हुआ है सेक्शन, तो उस केस में कंपनी के जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी पेनाल्टी है। उनके ऊपर पेनाल्टी है, फर्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, यानी कि 1 दिन से लेके 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट हो सकता है उनको। और यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट रखना, और हेयर मीन्स या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों से कोई एक ही चीज़ होगी, दोनों नहीं होगी। और फाइन ग्रेटर देन इक्वल टू ₹10,000 विच में एक्सटेंड टू ₹1 लाख और बोथ, यानी कि या तो जेल होगी 1 साल की मैक्सिमम, या फिर फाइन 10,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में होगा, या फिर दोनों ही हो सकता है। मूविंग अहेड,
इन केस ऑफ एन ऑडिटर, अगर ऑडिटर पाया जाता है डिफ़ॉल्ट, ऑडिटर अगर डिफ़ॉल्ट पाया जाता है यानी कि ऑडिटर सेक्शन 139, 142, 144 एंड 145 कॉन्ट्रावेन करता है, तो उस केस में क्या पेनाल्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन डिस्कस करते हैं। सेक्शन 139 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन अर्लियर वीडियोस, एंड सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, एंड सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट द ऑडिटर शुड प्रोवाइड ओनली सच सर्विसेज विच ही इज़ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। बोर्ड ने जिस सर्विसेज के लिए उसे ऑथराइज किया सिर्फ उसे वही सर्विसेज परफॉर्म करनी है, उसके अलावा वो कुछ करता है ऑडिटर्स के अलावा उस पावर्स के हट के, तो उसके लिए फिर ये पेनाल्टीज़ हैं। एंड सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट द ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एंड एटसेट्रा, इट इज़ द ड्यूटीज़। एंड सेक्शन 146 टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ये पावर होती है ऑडिटर के पास। तो हम बात करते हैं ऑडिटर की। अगर ऑडिटर जो है अननोइंगली मतलब कि जानबूझ के नहीं करता है, बाय मिस्टेक अगर हो जाता है, ये कॉन्ट्रावेन हो जाता है ये प्रोविजन, तो उस केस में जो फाइन है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 विच में एक्सटेंड टू ₹5 लाख, यानी कि 25,000 से लेकर 5 लाख तक के बीच में उसे फाइन देना पड़ेगा। और 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन द ऑडिटर विच एवर इज लेस, या तो ये फाइन देगा 25,000 से 5 लाख के बीच में, या फिर 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, दोनों में से जो लेस होगा दैट विल बी पेनाल्टी फॉर एन ऑडिटर, अगर वो अननोइंगली यानी कि बिना जानबूझ के करता है। इफ़ नोइंगली, अगर जानबूझ के विद इंटेंशन टू डिसीव, यानी कि अगर उस ऑडिटर की इंटेंशन है कंपनी को डिसीव करने की, तो इंटेंशनली अगर वो ये प्रोविजंस कॉन्ट्रावेन करता है, तो उस केस में जो पेनाल्टीज़ हैं, पनिशमेंट है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए उसको पनिशमेंट हो सकती है, 1 साल की जेल हो सकती है मैक्सिमम। एंड सेकेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, यहाँ पे एंड लिखा है, एंड मीन्स और, यानी कि ये दोनों ही होंगी। एंड फाइन ऑफ ₹50,000 एंड मोर, एंड विच में एक्सटेंड टू ₹25 लाख, और 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, यानी कि जो फाइन है वो 50,000 से लेके 25 लाख के बीच में लाई कर सकता है, और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो लेस होगा वो उसके ऊपर फाइन इम्पोज होगी, और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी होगा। I hope that will be clear to you all. If you have any doubt, you can comment in the below comment box. Thank you so much. Have a nice day.